हेलो एवरीवन, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द पेपर डिस्कशन. हमने फर्स्ट पार्ट में जेनेटिक्स वाला पोर्शन डिस्कस कर लिया था. इन दिस पार्ट वी बिगिन विद द एवोल्यूशन पार्ट. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज म्यूटेशन, हम डिस्कस कर चुके थे. नेक्स्ट इज यस, एक्सप्लेन ब्रीफली द इम्पैक्ट ऑफ मिलर्स एक्सपेरिमेंट इन ऑन द थ्योरी ऑफ ओरिजिन. तो स्टैनले और मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट करा था और उन्होंने ये उस एक्सपेरिमेंट से शो करने की कोशिश करी थी कि सब कुछ स्टार्ट कैसे हुआ, हाउ लाइफ स्टार्टेड, हाउ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स केम इनटू प्ले. क्योंकि लाइफ के स्टार्ट होने से पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए थे और वही कॉन्स्टिट्यूट होकर लिविंग फॉर्म्स बनी थी. Experimental evidence for biochemical origin of life was provided by Miller in 1953 at the University of Chicago. He demonstrated clearly that UV radiations or electrical discharge or heat or a combination of these can produce complex organic compound. उन्होंने बोला कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जैसे थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग वगैरह, हीट, ये सारी चीज़ें मिलके इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करा था from a mixture of methane, ammonia, water and hydrogen. The ratio of methane, ammonia, hydrogen in Miller's experiment was found in the ratio of 2:1:2. उन्होंने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को एक स्पेसिफिक रेशियो में लिया और उसके बाद स्पार्क्स और बाकी चीज़ें क्रिएट करी. मिलर सर्कुलेटेड 4 gases, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर इन एन एयर टाइट apparatus. अगर आप यहाँ पे एक apparatus देखो तो इस तरह से उन्होंने एक apparatus लिया था जिसके अंदर गैसेस सर्कुलेट करी थी. And the sparks were discharged from the electrodes at 800 degrees Celsius to mimic the lightning. He passed the mixture through a condenser. He circulated the gases continuously for 1 week and then analyzed a chemical composition of the liquid inside the apparatus. उन्होंने ये जो एक्टिविटी थी ये पूरी एक हफ्ते तक परफॉर्म करी और उसके बाद चैम्बर के अंदर से देखा कि अब जो लिक्विड है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है. ही फाउंड आउट अ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. उन्हें बहुत सारे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले. ऑल्दो उन्होंने कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इंट्रोड्यूस नहीं करा था. उसमें से कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, कुछ अमीनो एसिड जैसे कि एलानिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड वो प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर. अदर सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, हाइड्रोजन साइनाइड, formaldehyde, lactic acid, acetic acid were also present. In 7 to 8 days, he saw that some methane and other molecules change into organic compounds like protein and carbon. So this experiment proved that organic compounds which are required for cellular life were made spontaneously from these gases. That means जो भी organic compounds का origin हुआ था वो इन्हीं gases, इन्हीं inorganic molecules की वजह से हुआ था. The Miller-Urey experiment provided the first evidence that organic molecules needed for life could be formed from the inorganic components. तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था और पहला और एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था हाँ, जो वैलिड माना जाता है कि हाँ कैसे इनएनिमेट मैटर, कैसे नॉन लिविंग चीज़ें मिलकर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनी विच मे कॉन्स्टिट्यूटेड लाइफ. सम साइंटिस्ट सपोज द आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस. कुछ साइंटिस्ट जो है वो आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस थ्योरी को ज़्यादा बेटर मानते हैं विच सजेस्ट दैट द फर्स्ट लाइफ वॉज रेप्लिकेटिंग self-replicating RNA. Later on, number of investigators synthesized a great variety of organic compounds, including purine, pyrimidine, simple sugars, etc. It is believed that essential building blocks such as amino acid, purine, pyronucleotides of living organism could have formed in this way on the primitive Earth. तो ये चीज़ आज तक थोड़ी वैलिड तो मानी ही जाती है कि हाँ, जो अर्थ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ओरिजिन स्टार्ट हुआ था वो ऐसे ही होता है. हमारी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस थी और जो इनऑर्गेनिक गैसेस प्रेजेंट थी उनकी वजह से अपने आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो थे वो जनरेट हुए थे. सो दिस इज द डायग्राम विच डेमोन्स्ट्रेट द स्टेप सिक्वेंशली कि पहले उन्होंने एक सी फ्लास्क के अंदर वाटर मिक्सचर लिया जिसको उन्होंने हीट करके वाटर वेपर्स जनरेट करे. फिर वहाँ पे उन्होंने मिथेन, अमोनिया, वाटर वेपर ये सारी और हाइड्रोजन गैस ये सारी उसके अंदर जो थी वो एंटर करी. स्पार्क्स उन्होंने टाइमली प्रोड्यूस करे, टाइम टू टाइम स्पार्क्स प्रोड्यूस करे. तो उसके लिए यहाँ पे आप देखोगे कि इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं. कंडेंसर है, कंडेंसर क्या हेल्प कर रहा था, कूल कर रहा था क्योंकि स्पार्क्स जनरेट हो रहे हैं, हीट प्रोड्यूस हो रही है. लेकिन एट सर्टन टाइम द टेम्परेचर हैज़ टू बी लिटिल लो या हैज़ टू बी नॉर्मल, कि वो हर टाइम पे जो टेम्परेचर है वो इतना हाई नहीं रहेगा. और उसके अलावा और अगर रेनिंग वाटर के टाइप में या और मॉलिक्यूल्स या वाटर ऐड करने होते थे तो वो कंडेंसर से करते थे. एंड आफ्टर अ वीक उन्होंने देखा कि यहाँ से उनको सैम्पल वो निकाल सकते थे एनालिसिस के लिए विदाउट अफेक्टिंग या विदाउट डिस्टर्बिंग द रेस्ट ऑफ द apparatus. तो उन्होंने सैम्पल को निकाला और उसको चेक करा. द नेक्स्ट इज डिस्कस द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस विद रेफरेंस टू एवोल्यूशन. तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की, तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है. अगर एक जगह पे 10 या 15 या 20 ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, कौन ज़्यादा अच्छे से एग्जिस्ट करेगा, कौन ज़्यादा डोमिनेट करेगा, ये डिपेंड करता है एक तो नेचुरल सिलेक्शन पे, नेचर की वजह से क्या सिलेक्शन आ रही है, प्लस ये डिपेंड करता है उनके आपस के कॉम्पिटिशन के बीच में कि कैसा कॉम्पिटिशन है और कौन कॉम्पिटिशन को ईजिली सर्वाइव कर पा रहे हैं. द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज परसीव बाय डार्विन रेफर्स टू द कॉम्पिटिशन अमंग द इंडिविजुअल. तो उन्होंने इसको समझा कि कॉम्पिटिशन एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सा स्पीशीज़ जो है वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा. रेफर्स टू द कॉम्पिटिशन अमंग द इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज़ फॉर द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द एनवायरमेंट. द कॉम्पिटिशन इज टू टेस्ट टू द वेरिएशन इन द ट्रेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. और इसी कॉम्पिटिशन से हमें उनके अंदर की वेरिएशन या जो अडेप्टेबिलिटी होती है वो देखने को मिलती है. सच ऑफ दोज ट्रेट्स विच आर यूजफुल टू ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एनवायरमेंट आर डीम्ड टू बी अडेप्टेशन. जो ट्रेट्स किसी ऑर्गेनिज्म के पास और उसको किसी एक स्पेसिफिक एनवायरमेंट में रहने के लिए हेल्प कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे उसकी अडेप्टेशन. जैसे सपोज करो अगर एक जगह पे बहुत गर्म कंडीशन है और उस गर्म कंडीशन में बहुत सारे
bacteria, लेकिन only few bacteria are able to survive that hot temperature, that hot weather. They can tolerate that hot weather because of their cell wall or anything. तो that means उनका ये जो feature है उनको protection दे रहा है, तो ये उनकी एक adaptation है. Darwin observed that space more or less remained constant. As stated earlier, food supply increases is arithmetic ratio, whereas population increases in geometric ratio. Population जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ती है, ओवर पॉपुलेशन हो रही है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ रही है, तो इसके लिए अब स्ट्रगल हो रही है, उनके बीच में कंपटीशन हो रहा है फॉर स्पेस, फॉर फूड, फॉर देयर एग्जिस्टेंस. ये जो स्ट्रगल होती है वो इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकती है. दैट मीन्स इट इज़ बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़ या रिलेटेड स्पीशीज़. इट कैन बी इंटर स्पेसिफिक. दैट मीन्स द स्ट्रगल और द कॉम्पिटिशन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़. कि मान लो अगर एक ही फॉरेस्ट है या एक ही कोई ग्रासलैंड है, वहाँ पे हर्बीवोर्स हैं, डिफरेंट टाइप के हर्बीवोर्स हैं, लाइक वहाँ पे काउस भी हैं और डियर्स भी हैं, तो उनके बीच में जो कंपटीशन, दैट इज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन. नेक्स्ट आ जाता है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल. स्ट्रगल अगेंस्ट फिजिकल फैक्टर्स लाइक एक्सट्रीम टेम्परेचर, शॉर्टेज ऑफ और एब्सेंस ऑफ स्पेस, शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर, रॉट, अर्थक्वेक. तो ये सारे इन्वायरमेंटल कंडीशन से फाइट करना. नेक्स्ट इज वेरिएशन. कंपटीशन अमंग ऑर्गेनिज्म कंपेल देम टू चेंज एंड अडेप्ट टू द एक्जिस्टिंग कंडीशन. इस कंपटीशन की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर चेंजेस आते रहेंगे और धीरे धीरे करके वो अपने एनवायरनमेंट के साथ अडाप्ट करना शुरू कर देगा. इफ़ द चेंजेस आर इनहेरिटेड, अगर ये जो चेंजेस हैं वो इनहेरिट होकर नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं, देन द एवरेज कैरेक्टर ऑफ द स्पीशीज विल बी ऑल्टर. डार्विन गेव द नेम द वेरिएशन टू दीज चेंजेस. और डार्विन ने इन चेंजेस को नाम क्या दिया? वेरिएशन. तो मतलब ये जो भी अडेप्टेशन हो रही हैं अगर ये हेरिटेबल है, दैट मीन्स हेरिटेबल का मतलब क्या कि ये वेरिएशन जीन लेवल तक हो रही है, जेनेटिक जीन के अंदर डीएनए या क्रोमोसोम के अंदर लेवल हो, तभी तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करें. तो ऐसे जो भी अडेप्टेशन, जो भी चेंजेस हैं जो हेरिटेबल है, उसको डार्विन ने नाम दिया वेरिएशंस. He also observed that not all the variations are significant from the evolution point of view. Some variations become advantages. कुछ variations जो होती हैं वो advantages होती हैं, वो struggle में help करती हैं, वो एक species को और ज़्यादा strong बनाती हैं to stay and to continue its generations. These are heritable variations. और जितनी भी अगर अच्छी advantages variations होंगी ना, ये ज़्यादा heritable होंगी. Some variations are harmful. कुछ variations harmful हैं and they are not passed on to the next generation. अब इसका reason ये भी हो सकता है वो next generation तक जो harmful generation है वो नहीं pass हुई. क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगेन दैट बैक्टीरिया वाला एग्जाम्पल ले लो. अगर टेम्परेचर गर्म है, हॉट वेदर है और बैक्टीरिया के पास वो अडेप्टेशंस नहीं है, वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो उस टेम्परेचर को सर्वाइव कर सके, टॉलरेट कर सके, तो इवेंचुअली दैट बैक्टीरिया विल डाई. एंड इफ इट विल डाई, हाउ विल दैट वेरिएशन और हाउ विल दैट अडेप्टेबिलिटी पास टू द नेक्स्ट जनरेशन? तो यूजुअली जो हार्मफुल वेरिएशन है वो सर्वाइवल एडवांटेज नहीं देती, सर्वाइवल डिसएडवांटेज देती है. These variations finally lead to extermination of the species. Thus, he found no two individuals to be alike. Even the progeny of the same parents were not alike. एक ही पेरेंट के अगर अलग अलग बच्चे मतलब बच्चे हैं उनमें भी डिफरेंट होता है. क्यों? Because of variation. Darwin observed that variation exists in living organisms, however small variations these may be. Today we know that variation is a key factor in evolution. Without variation, evolution cannot take place. तो basically स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का मतलब क्या? पहली बात तो स्ट्रगल क्या हुई? स्ट्रगल हुई कंपटीशन, और वो कंपटीशन इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक, एनवायरमेंटल, कुछ भी हो सकता है. और इन सब से निकल के क्या आएगा? वेरिएशन. जो हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से आ रहे हैं, और वो जो चेंजेस है वो हेरिटेबल है. अगर वो हेरिटेबल है, वो गुड चेंजेस है, तो वो क्या हो गई? वेरिएशंस. और यही वेरिएशन है जो हर जनरेशन में हमें थोड़ी थोड़ी देखने के लिए मिलती हैं, जो हमें अपने चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ और ज़्यादा अडेप्टेबल बनाती हैं, ताकि हम इसमें ईजिली और अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकें. नेचुरल सिलेक्शन एंड द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. नेचुरल सिलेक्शन भी डार्विन ने एक्सप्लेन करा था. In the fight for struggle existence, Darwin found that individuals of a species with superior characteristics, which have better adapted to the existing and changing environment, survived and reproduced more successfully देन द अदर वंस. इसका मतलब जो ऑर्गेनिजम्स जो अपने एग्जिस्टिंग या चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ ज़्यादा सर्वाइव कर पा रहे हैं, टॉलरेट कर पा रहे हैं, उसके साथ ज़्यादा चेंज हो पा रहे हैं, वही ज़्यादा दूर तक सर्वाइव करेंगे या वही ज़्यादा अच्छे से रिप्रोड्यूस करेंगे. उन्हीं की जो जनरेशन या प्रोजेनाइज होंगे वो ज़्यादा होंगी. द अनफिट और द लेस फिट ऑर्गेनिज्म विद इन्फीरियर कैरेक्टरिस्टिक पेरिश्ड इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. नेचर सिलेक्ट्स ओनली दोज इंडिविजुअल्स हु हैव मोर फेवरेबल वेरिएशन टू अडैप्ट देमसेल्फ टू द एनवायरनमेंट. तो उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी ये बोली थी. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब ही नेचुरल सिलेक्शन है. जो नेचर के साथ, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अगर अडैप्ट कर पाएगा, वही जो होगा, इट विल बी द हॉर्स ऑफ द लॉन्ग रेस. The next one is industrial melanism is an example, excellent example to demonstrate the natural selection. Natural selection का एक और example है industrial melanism, which is a very good and a very important example. सो एक्चुअली इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म इज़ अबाउट पेपर मॉथ. ये पेपर मॉथ इंसेक्ट्स के बारे में है, जिसको बिस्टन बिलेरिया भी बोलते हैं. तो इसमें क्या था, दो तरीके की मॉथ्स प्रेजेंट होती थी. यहाँ पे आपको दोनों की पिक्चर्स दिख रही, फर्स्ट वन एंड सेकंड. एक जो है वो थोड़ी वाइटिश है, नॉन मेलानिक है, मतलब कि उसकी पिगमेंटेड नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े ग्रे स्पॉट्स हैं. और दूसरी जो है वो ब्लैक है विद अ लाइटर स्पॉट. तो इनिशियली जब शुरू का एनवायरमेंट होता था, जब इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं था, तो उस टाइम पर ट्रीज़ के बाग वगैरह पे बहुत ज़्यादा लाइकन डिपॉजिट हो जाता था. लाइकन जो होता है वो एक ग्रोथ होती है फंगस और एल्गी की, और ये जो लाइकन था वो वाइट कलर का
था। अगर आपको यहाँ पैचेस नज़र आए, ये पूरा वाइटिश है। अब इसमें आपको क्या नज़र आएगा, जो ये वाइट वाली जो नॉन मिलानिक वाली पेपर मॉथ है, ये कॉमोफ्लेज हो गई, ये नज़र नहीं आ रही। तो अगर बर्ड्स या कोई भी प्रेडेटर्स है वो पिक करेंगे, तो वो किसको पिक करेंगे, वो पिक करेंगे इस ब्लैक वाली पेपर मॉथ, वो पिक करेंगे इस ब्लैक वाली पेपर मॉथ को। एज अ रिजल्ट क्या होता था, प्रेडेटर्स इसको ईजिली पिक कर लेते थे, हंट कर लेते थे, तो इसके पास सर्वाइवल डिसएडवांटेज था। वेयर एज ये नेचुरल सिलेक्शन में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में इसकी स्पीशीज़ बढ़ते जा रहे थे, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी और ये नेचुरली सिलेक्ट होते जा रहे थे। और वेयर एज जो पिगमेंटेड है, जो मेलानिक फॉर्म्स हैं, वो धीरे धीरे उनके नंबर्स कम होते जा रहे थे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन केम इन टू प्ले, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बननी शुरू हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, पोल्यूशन हुआ। पोल्यूशन की वजह से ये जो लाइकन्स की ग्रोथ थी ना, ये कम हो गई। अब इसके दो रीजंस माने जाते हैं। एक माना जाता है कि पोल्यूशन की वजह से लाइकन्स ग्रो नहीं हुए, तो जो ट्री की बाक्स थी या जो सॉइल या रॉक की सर्फेसेस थी, वो डार्क कलर्ड ही रहने लग गई। या फिर कभी कभी हम ये भी मानते हैं, कई जगहों पे हम ये भी पढ़ते हैं कि इंडस्ट्रीज़ की वजह से पोल्यूशन हुआ, उसकी वजह से जितनी भी ट्रीज़ और रॉक्स की सर्फेसेस थी वो ब्लैक और सूट डिपॉजिट, उनके ऊपर डार्क कलर की लेयर होने लगी। अब जब ये हुआ तब हमें क्या नज़र आया, ये ऊपर वाली पिक्चर। अब इसमें क्या होगा, कॉमोफ्लेज एडवांटेज किसको मिलेगा, द वन विच इज़ द डार्कर पेपर मॉथ, उसको एडवांटेज मिलने लग गया। और कॉमोफ्लेज एडवांटेज अगर डार्कर वाले को मिलने लग गया, तो प्रेडेटर डिसएडवांटेज किसको मिला, प्रेडेटर डिसएडवांटेज मिला इसको जो व्हाइट कलर की पेपर मॉथ है। और इसकी वजह से अब प्रेडेटर्स, बर्ड या अदर इंसेक्ट्स इसको हंट करने लगे और धीरे धीरे करके इसका नंबर जो था वो कम हो गया। तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब नेचर की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, अगर कोई नेचर के हिसाब से चेंजिंग नेचर के साथ अडेप्टेशन होती जा रही है, तो वो सर्वाइव करते जाएंगे। तो मतलब कि धीरे धीरे करके बाय द टाइम, बहुत सालों के बाद हमने देखा कि जो व्हाइट वाली पेपर मॉथ थी वो सर्वाइव नहीं कर पाई। हाँ, इसमें ये भी बोला जाता है कि इनके अंदर धीरे धीरे जीन्स इंट्रोड्यूस होते जा रहे थे कि इनके कलर्स डार्क होने लग गए। ठीक है, तो ये नेचुरल सिलेक्ट होने लगे कि इनके पिगमेंट प्रेजेंट होने लगे, पिगमेंट की वजह से ये सिलेक्ट हुई। तो सिर्फ वही पेपर मॉथ्स बचती थी जिनकी पिगमेंट जो थी वो प्रोड्यूस होती थी, जो मिलानिक होती थी, जो डार्क फॉर्म्स होती थी। सो लेट अस सी द थ्योरी पार्ट। तो यहाँ पे भी आपको एक पिक्चर दी हुई है, एक पार्ट जहाँ पे पहले इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, पोल्यूशन नहीं था, लाइकन्स ग्रो होते थे, तो पूरा ट्री जो था वो नियरली वाइट होता था। तो यहाँ पे आपको वाइट पेपर मॉथ नज़र नहीं आएगी, लेकिन ब्लैक पेपर मॉथ बहुत ईजिली नजर आ रही है, एंड दे वर ईजिली पिक्ड। वेयर एज ऑन द अदर पार्ट व्हेन इंडस्ट्रीज केम इन टू प्ले, तो ये ब्लैक वालों को कॉमफ्लेज एडवांटेज मिल गया और ईजिली पिक्ड वंस वर द वाइट वंस। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म एक्सप्लेन गेट अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन वाइडली नोन एज डायरेक्शनल सिलेक्शन। इसको डायरेक्शनल सिलेक्शन भी बोलते हैं। It is one of the type of natural selection operating when the organisms have to adapt themselves to the changing environment. ये एक natural selection है जिसमें organisms को अपने आप को adapt करना पड़ेगा changing environment के साथ. Changing environment could lead to changing genetic constitution of the population. This is because in change environment, क्योंकि जैसे जैसे environment change होता है तो वो alleles favor होते हैं, वो alleles या वो genes ज़्यादा express होते हैं जो environment के हिसाब से काम कर रहे होते हैं. Industrial melanism is a good example of directional selection in action. In the change environment, namely the soot polluted trees, the gene for melanism is preferentially selected. तो हमने बोला कि जिन ट्रीज के ऊपर सूट डिपॉजिट था, ब्लैक कलर की डिपॉजिट हो गई थी पोल्यूशन की लेयर, वहाँ पे मिलानिज्म का जो जीन था वो सिलेक्ट हो रहा था, उसको एडवांटेज मिल रही थी, देबाय चेंजिंग द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेपर्ड मॉथ पोल्यूशन. डायरेक्शनल सिलेक्शन contrast with another type of selection known as stabilizing selection or normalizing selection, which favors an allele already well adapted to the environment by eliminating any marked changes. ये जो है वो ऑपोजिट है, एक होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन, दूसरा होता है नॉर्मलाइजिंग या स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या होता है कि जो एक फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है उसमें अगर कोई चेंजेस आएंगे तो वो जो चेंज वाली फॉर्म्स होंगी, जो वेरिएशन होंगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, बल्कि जो पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं सिर्फ वो सर्वाइव करेंगी. तो अगर हम बात करते हैं पेपर मॉथ की, जिसको बोलते हैं बिस्टन बेटुलेरिया, इज नॉट एन आइसोलेटेड एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म. द फिनोमेना वाज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड इन ओवर 100 species of moths. More interestingly, strict pollution control measures were implemented in several industrial cities, have brought back the original environment. तो ये भी देखा गया कि कहीं पे जगह जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को कंट्रोल करा गया है वहाँ पे पहले जैसी कंडीशन हो गई, मतलब कि द ट्री ट्रंक्स वर फ्री फ्रॉम सूट डिपॉजिट्स, दे वर फ्री फ्रॉम पोल्यूशंस एंड द लाइकन्स स्टार्टेड रीग्रोइंग ऑन देम. इन सच प्लेसेस वहाँ पे क्या हुआ, फिर से मॉटल्ड ग्रे जो लाइट कलर्ड की थी वो फेवर होने लगी और वही ज़्यादा ग्रो होने लग गई. द पेपर मॉथ बिस्टन बेटुलेरिया अकर्स इन टू फॉर्म, द मेलानिक फॉर्म एंड द नॉन मेलानिक फॉर्म. मेलानिक फॉर्म वो है जो ब्लैक कलर में है और नॉन मेलानिक जो है वो मॉटल्ड ग्रे है, मतलब वाइट है विद ग्रे पैचेस. अंटिल द अर्ली पार्ट ऑफ 19th century मेलानिक फॉर्म्स वर रिगार्डेड एज रेयर. मेलानिक जो डार्क वाली थी वो रेयर थी. एंड प्राइस कलेक्शंस बाय इंसेक्ट कलेक्टर. प्राइस कलेक्शंस क्यों, क्योंकि वो बहुत कम देखने के लिए मिलती थी, तो अगर कोई इंसेक्ट कलेक्टर्स ब्लैक वाली फॉर्म कलेक्ट कर लेते तो दे बिकम वेरी हैप्पी. द लाइट नॉन मेलानिक फॉर्म्स वर abundantly present in the natural population. The rarity of black forms were essentially due to the higher rate of predation by birds. अब ये जो ब्लैक फॉर्म्स थी, जो मेलानिक फॉर्म थी, एज आई डिस्कस रेयर क्यों थी, बिकॉज इनको कॉमोफ्लेज एडवांटेज नहीं मिल रहा, तो बर्ड्स इनको इजिली प्रिडेट कर पाते थे. द ब्लैक फॉर्म रेस्टिंग ऑन लाइट कलर्ड एंड लाइकेड incrusted trees were the easy targets for the birds.
The light-colored non-melanic blend with the background and therefore was not easily visible to the predator. With the onset of industrial revolution, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो मेलानिक फॉर्म्स हमें ज़्यादा देखने के लिए मिल गई। क्यों देखने के लिए मिली? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, ट्रीज के ऊपर सूटी डिपॉजिट होने लग गया था। इन इंडस्ट्रियल रीजन द सूटी स्मोक emanating from factories blackened the bark of the tree and prevented the growth of lichen. This resulted in the black color form resting on such trees becoming invisible. तो वो बाग जो सूट से भरी हुई थी, स्मोक से ढकी हुई थी, वहाँ पे ब्लैक कलर की जो मौत थी वो नज़र नहीं आती थी प्रेडेटर्स को, वेराज लाइट कलर्स की जो मौत थी वो इजीली नज़र आ जाती थी और प्रेडेटर उन पर अटैक करते थे। इन इंडस्ट्रीज एरियाज द बर्ड्स प्रेडेटेड अपॉन नॉन मेलानिक इन एक्सट्रीम लार्ज नंबर्स, वेराज इन अदर एरियाज मेलानिक्स वर प्रेफरेंशियली ईटन। सिंस द प्रोपोर्शन ऑफ मेलानिक्स इंक्रीज ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, अब इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, इसकी वजह से व्हाइट वाली पेपर मौत जो थी, जो मॉटल ग्रे थी, वो इजीली प्रेडेट हो रही थी और सर्वाइवल एडवांटेज किसको मिल रहा था? मेलानिक्स को, मतलब कि डार्केस्ट वन को। द एग्जाम्पल इज ऑफन रेफर टू एज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। और इसका कंक्लूजन क्या है? यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन तो हो रही है, नेचर के हिसाब से सिलेक्शन हो रही है, लेकिन वो नेचुरल सिलेक्शन कौन से टाइप के हैं? डायरेक्शनल या प्रोग्रेसिव सिलेक्शन। दैट इज द मोड ऑफ सिलेक्शन एसोसिएटेड विद एनवायरमेंटल चेंज। वी सेड अर्लियर दैट इन अनचेंजिंग एनवायरमेंट स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन रिमूव्स यूजुअल फॉर्म। जब एनवायरमेंट चेंज नहीं होता तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होती है जो रिमूव कर देती है एक्सट्रीम ट्रेड्स को, लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रही है? डायरेक्शनल सिलेक्शन। अगर आप इसका ग्राफ देखो तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहे हैं, पहले मॉटल ग्रे वाली ज़्यादा थी, वाइट मॉथ ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो अब यहाँ पे हमें चेंज क्या देखने के लिए नज़र आया? पहले क्या था? वाइट मॉथ ज़्यादा थी, इस पीक में हमें कौन सी नज़र आ रही थी? ब्लैक मॉथ, लेकिन धीरे धीरे ब्लैक का नंबर क्या होने लग गया? बढ़ने लग गया। The next question is difference between the following things: allopatric and sympatric speciation. Speciation का मतलब होता है origin of new species, formation of new species, नए species का बनना due to natural selection, genetic drift, isolation और n numbers of reason, mutation. तो जो भी DNA में changes आ रहे हैं उससे variations हो रहे हैं और धीरे धीरे करके इतना evolution हो रहा है that new species arise from it. So allopatric speciation is the evolution of species caused by geographical isolation of two or more population of same species in isolated geographical area. मतलब कि यहाँ पे नई स्पीशीज़ बन रही है, मान लो कि एक एरिया है उसमें जोग्राफिकल आइसोलेशन होगी। नाउ दीज ये फॉरेस्ट या लैंड है, ये एक दूसरे से सेपरेट हो गई ए एंड बी ड्यू टू माउंटेन, हिल, रिवर और एनीथिंग, ठीक है। अब जब ये सेपरेट हो गए तो इसमें अलग एवोल्यूशन हो रही है, इनमें अलग एवोल्यूशन हो रही है, अलग वेरिएशन आ रही है, एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी सालों के बाद ये दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे से इतने अलग हो जाएंगे दैट दे आर नाउ नो लॉन्गर एबल टू इंटरब्रीड एंड रिप्रोड्यूस। नाउ दैट मीन्स दे हैव बिकम डिफरेंट स्पीशीज़। तो दिस टाइप ऑफ स्पेसिएशन इज नोन एज एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। तो जहाँ पे जोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशन, चाहे वो सेम स्पीशीज़ की थी, लेकिन अब इतना इवॉल्व हो गई दैट दे टर्न इनटू डिफरेंट स्पीशीज़। वेयर एज सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन की बात करें तो अकर करती है व्हेन टू और मोर पॉपुलेशंस ऑफ द सेम स्पीशीज़ लिव इन द सेम जोग्राफिक लोकेशन। यहाँ पे जोग्राफिक आइसोलेशन नहीं हो रही, मतलब एक लैंड है वहीं पे ये सारे रहते हैं बट इवॉल्व डिफरेंटली, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जो जिनमें इवॉल्व जो है, जिनमें एवोल्यूशन जो है वो डिफरेंटली होने लग गया, ये डिफरेंट बनने लगे और इतने डिफरेंट बन गए कि अब दे कैन नो लॉन्गर इंटरब्रीड विद ईच अदर and now they are considered different species. It is different from allopatric speciation in such a way that new species is formed when a population split into two. Allopatric में क्या होता है? Population दो पार्ट में बढ़ रही है due to geographic migration. Whereas sympatric में क्या होता है? The population are closely related, वो एक दूसरे के साथ ही रह रही है, कोई physical barriers नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें इनमें evolution हो रहा है। तो एलोपैट्रिक में स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन बिकम आइसोलेटेड, लेकिन यहाँ पे दे बिकम आइसोलेटेड रिप्रोडक्टिवली, मतलब ये एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, बट जोग्राफिकली ये एक ही जगह पे रह रहे हैं। यहाँ पे हमें स्पीसिएशन स्लो देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पे बैरियर जो है वो फिजिकल है और यहाँ पे आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स को ब्रेक डाउन करा जा सकता है। मतलब हो सकता है कि अगर इनके बीच के जो जोग्राफिकल आइसोलेशन है उसे ब्रेक कर देंगे, सारी पॉपुलेशन को उठा के एक ही लैंड पर माइग्रेट कर दें, तो ये स्पीसिएशन नहीं होगी। वेयर सिम्पैट्रिक में जो स्पीसिएशन है, जो एवोल्यूशन है, वो जल्दी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं वो बेसिकली जेनेटिक चेंजेस है, वो एनवायरनमेंट की वजह से है, म्यूटेशन की वजह से है, किसी भी वजह से है। देयर आर रेयर चांसेस ऑफ ब्रेक डाउन, और इस टाइप के सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन को ब्रेक करने के चांसेस कम होते हैं। द नेक्स्ट डिफरेंस इज प्री मेटिंग एंड पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन। तो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, मतलब अगर हम आइसोलेशन की बात करें, अभी हमने पिछला क्वेश्चन में देखा आइसोलेशन से रिलेटेड, या तो दो पॉपुलेशंस को अलग कर दो जोग्राफिकली, बाय जोग्राफिकल बैरियर, हिल, माउंटेन, रिवर या किसी भी वजह से। दूसरा हो सकता है कि अगर हमने जोग्राफिकली अलग नहीं रखा, हमने एक ही लैंड पे रखा है, लेकिन उनके बीच में रिप्रोडक्टिव बैरियर्स है, दे आर ऑफ सेम स्पीशीज, दे आर लिविंग ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, बट स्टिल दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद वन अनदर। नाउ व्हाई कैन दे नॉट रिप्रोड्यूस विद वन अनदर? इसके दो रीजन हो सकते हैं, प्री मेटिंग या पोस्ट मेटिंग। प्री मेटिंग का मतलब है कुछ ऐसे आइसोलेशन जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू मेट विद ईच अदर, दे आर नॉट एबल टू ब्रीड विद ईच अदर। प्री मेटिंग में आपको एग्जाम्पल याद करनी है, हैबिटेट हो सकता है, सीजनल हो सकता है, इकोलॉजिकल और मैकेनिकल। वेराज पोस्ट मेटिक में जो होता है वो हाइब्रिड स्टेरिलिटी, जाइगोट मोर्टालिटी या गेमीट मोर्टालिटी होती है।
सो द नेक्स्ट इज, अगर हम प्री ज़ाइगोटिक की बात करें, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अकर्स बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइगोट, नो मेटिंग अकर्स एक्सट्रिंसिक। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो क्या है, फिजिकल आइसोलेशन, जैसे कि कोई भी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से दे आर नॉट अलाउड टू मीट, कैन इवॉल्व एज मेटिंग सिग्नल्स एंड प्रेफरेंसेज अडेप्ट टू डिफरेंट एनवायरमेंट्स। ये भी हो सकता है कि इनके जो मीटिंग सिग्नल्स वो अलग हो, या जो मीटिंग टाइम्स है, जो सीजन है वो अलग हो, या हैबिटेट्स अलग हो। इनकी मीटिंग डिपेंड करती है एनवायरमेंट में। मैकेनिज्म जो ऐसी आइसोलेशन क्रिएट करते हैं, डिफरेंट हैबिटेट्स हो सकते हैं, डिफरेंट बिहेवियर्स हो सकते हैं, या और भी रीजंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जाइगोट बन ही नहीं रहा क्योंकि फर्टिलाइजेशन इन ब्रीडिंग नहीं हो रही, सो देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ एनी वायबल जाइगोट। इट प्लेज अ की रोल इन नेचुरल सिलेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन। वेयर एज पोस्ट जाइगोटिक की बात करें तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो रही है विच अकर आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ जाइगोट। जाइगोट बन गया, मीटिंग हुई, एन इंट्रिंसिक मैकेनिज्म विच डज नॉट अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग। अब यहाँ पे ऑफस्प्रिंग नहीं बन पा रहे, जाइगोट हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि वो फर्टिलाइजेशन या वो जो हाइब्रिड बना है, मतलब दो डिफरेंट स्पीशीज़ थे, उनके जीन्स थोड़े ज़्यादा डिफरेंट थे कि अगर वो कंबाइन हुए भी, फ्यूज़ हुए भी, तो वो जो हाइब्रिड बन रहा था वो इतना इनकॉम्पिटेंट था, इतना एबनॉर्मल था दैट इट वॉज अनेबल टू सर्वाइव। इवॉल्व सिंस हाइब्रिड्स हैव इंटरमीडिएट फिनोटाइप एंड आर पुअरली अडेप्टेड टू पेरेंटल हैबिटेट। मे बी उनके जो फिनोटाइप्स थे, जो फिजिकल अपीयरेंस थे, मान लो एक ऑर्गेनिज्म बी है, दूसरा एक ए है, दूसरा बी है, दोनों ने ब्रीड करा, जाइगोट बना सी, उसके अंदर दोनों के फीचर्स आ रहे हैं और वो इंटरमीडिएट फीचर है जो उसे इस एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने नहीं देते। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म आ जाते हैं, जाइगोट मोर्टालिटी, नॉन वायबिलिटी ऑफ हाइब्रिड्स, या फिर हाइब्रिड स्टर्लिटी। ऐसा भी हो सकता है कि हाइब्रिड बन तो गए लेकिन अब वो हाइब्रिड स्टर्लाइज है, मतलब दे आर नॉट फर्टाइल, दे आर नॉट वायबल, तो आगे जाके वो फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो वो जनरेशन वहाँ पे भी रुक जाएगी। प्रिवेंट द हाइब्रिड फ्रॉम पासिंग ऑन देयर जीन्स, प्रिवेंट सक्सेसफुल इंटर पॉपुलेशन क्रॉसिंग। द नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन एंड सूडो एक्सटेंशन। एक्सटिंक्शन बहुत ही एक सिंपल टर्म है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी स्पीशीज़ का खत्म हो जाना, मतलब कोई एक ऐसी स्पीशीज़ जिसके सारे ऑर्गेनिजम्स खत्म हो गए तो हम उसको बोलेंगे दैट दिस स्पीशीज इज एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्शन इज अ नॉर्मल प्रोसेस, इट इज़ क्वाइट सिंपली द डेथ ऑफ अ टैक्सॉन। कोई एक टैक्सॉन, कोई एक ग्रुप है जिसके पूरे स्पीशीज़ जो हैं दे आर नो लॉन्गर अवेलेबल, बट इट इज़ नॉट ओनली द डिसअपियरेंस ऑफ सिंगल स्पीशीज, इट ऑल्सो अफेक्ट्स इट्स डिसअपियरेंस टू द एनवायरमेंट दैट इट इंटरेक्ट विद। मतलब वो स्पीशीज़ भी खत्म हो गया और उसके एनवायरमेंट के साथ जितना इंटरेक्शन था वो भी। A species is said to be extinct when the last individual of that species disappear. The extinction of the genus is followed by the death of the last individual of the last species of that genus. तो बेसिकली जीनस के एक्सटिंक्शन को हम तब बोलेंगे जब किसी एक जीनस के सारे स्पीशीज़ की डेथ हो गई है एंड सो ऑन। तो ये हायर लेवल पे, क्लास, फैमिली लेवल पे डिपेंड करता है। बट अगर हम एक स्पीशीज़ लेवल पे बात करें तो अगर एक ऑर्गेनिज्म के सारे स्पीशीज़ आर नो लॉन्गर अवेलेबल दैट मीन्स इट इज़ कंसिडर्ड एक्सटिंक्ट। नेक्स्ट होता है सूडो एक्सटिंक्शन। सूडो वर्ड का मतलब ही फॉल्स है, तो मतलब ऐसी एक्सटिंक्शन जो फॉल्स है। सूडो एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीशीज अकर व्हेन ऑल द मेंबर ऑफ द स्पीशीज आर एक्सटिंक्ट, मतलब कि स्पीशीज तो एक्सटिंक्ट हो चुका है बट द मेंबर्स ऑफ डॉटर स्पीशीज आर अलाइव, लेकिन उसके जो डॉटर स्पीशीज है, डॉटर मतलब उसके जो थोड़े बहुत वेरिएबल फॉर्म्स है वो अभी भी प्रेजेंट है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सूडो एक्सटिंक्शन। सूडो एक्सटिंक्शन को बेसिकली दो या तीन टाइप्स में कैटेगराइज करा गया है। इट इज ऑफ स्पीशीज अकर्स व्हेन ऑल द मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज आर एक्सटिंक्ट बट मेंबर्स ऑफ डॉटर स्पीशीज आर अलाइव। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन ये करी कि स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुका है लेकिन उसकी जो डॉटर स्पीशीज है वो अलाइव है। दिस मे बी एरर और आर्टिफैक्ट इन द एविडेंस एंड नॉट बिकॉज द अंडरलाइन लाइनेज रिलीज टू सीज टू एग्जिस्ट। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो आर्टिफैक्ट्स, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो रॉन्ग हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें पता ही ना हो कि डॉटर स्पीशीज एग्जिस्ट कर रहे हैं या वो एक क्लास स्पीशीज है, फ्यू नंबर्स आर स्टिल प्रेजेंट देयर एंड हम उसको एक्सटिंक्ट कैटेगराइज कर दें। बट अगर हम थ्री कैटेगरीज की बात करें तो फर्स्ट है स्पीशीज में समटाइम इवॉल्व इनटू अ न्यू फॉर्म में चेंजेस टेक्सोनॉमिक नेम। ऐसा हो सकता है कि वो जो स्पीशीज था अब वो उस फॉर्म में तो एग्जिस्ट नहीं करता बट वो इवॉल्व होकर किसी दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ड्यू टू कंटिन्यूस एवोल्यूशन लेटर फॉर्म्स में लुक सफिशिएंटली डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वंस। द एंसेस्टर स्पीशीज सीज टू एग्जिस्ट इवन दो देयर इज अ कॉमन ब्रीडिंग लाइनेज। उनकी ब्रीडिंग लाइनेज है, मतलब जो एंसेस्टर है उनके जो ऑफस्प्रिंग्स और उनकी जो जनरेशन है वो एग्जिस्ट कर रही है बट इन डिफरेंट फॉर्म। फिजियोलॉजिकली या मेटाबॉलिकली उनकी जो फॉर्म्स है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, वो अपने एंसेस्टर्स को कहीं पे भी रिजेंबल नहीं कर रहे। अ हायर टेक्सॉन मे सीज टू हैव एनी मेंबर्स इफ इट इज डिफाइंड फेनेटिकली एंड ओनली सम डाइवर्जेंट लाइनेजेस परसिस्ट। डाइवर्जेंट लाइनेजेस का मतलब भी यही होता है, इवॉल्व लाइनेजेस। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक एंसेस्टर हो, उसकी बहुत ज़्यादा लाइनेजेस थी, बहुत ज़्यादा वेरिएशन से अलग अलग स्पीशीज़ बने, वो तो एग्जिस्ट कर रहे हैं बट एंसेस्ट्रल फॉर्म्स जो हैं वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे। सो इन अ नटशेल किसी भी एक्सटिंक्शन को हम सूडो एक्सटिंक्शन तब कैटेगराइज करेंगे जब उसके सारे मेंबर्स, किसी एक स्पीशीज़ के सारे मेंबर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं बट उसके जो डॉटर स्पीशीज़ है या उसकी जो फर्दर डाइवर्जेंट लाइनेजेस हैं वो अभी भी प्रेजेंट हैं, वो अभी भी एग्जिस्ट
करती हैं. So some lineages like Lazarus taxa apparently disappeared entirely for short or extended period by pseudo termination, but later it reappears. अब जैसे ऐसे ही एक टैक्सॉन की बात हो रही है, उसके जो स्पीशीज थे, पूरा टैक्सॉन था वो सारा खत्म हो गया, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो वापस रीअपियर हो गया. द फर्स्ट डिसअपियरेंस इज सूडो एक्सटिंक्शन एंड मे बी मिस रिकॉर्डेड. ये भी हो सकता है कि हमने उसको, वो सूडो एक्सटिंक्शन थी, जब उसके सारे स्पीशीज खत्म हो गए तो हमने उसे एक्सटिंक्ट कैटेगराइज कर दिया, बट लेटर ऑन व्हेन दे रीअपियर तो हम उसको एक्सटिंक्ट कैटेगराइज नहीं कर सकते. सो दैट पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, बट हमें पता नहीं था कि फर्दर आगे जाके भी ये जीन्स वापस आ जाएंगे. सो दैट वाज आल्सो सूडो एक्सटिंक्शन. द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स में डिफरेंस. तो होमोलॉगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर ओरिजिन होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि फोलेम ऑफ ह्यूमन एंड फोलेम ऑफ बुल, या फिर हम बोल सकते हैं फोलेम ऑफ ह्यूमन एंड फोलेम ऑफ एनिमल. तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जांपल है. डाइवर्जेंट एवोल्यूशन मतलब कि ये ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी स्ट्रक्चर, जिनका बोन का स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर सेम है, बट स्टिल दे आर डूइंग डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि दे हैव इवॉल्व डिफरेंटली. द डेवलपमेंट रिलेटेड ऑर्गेनिज्म और द स्टेजेस इन डेवलपमेंट आर सिमिलर, तो दैट मीन्स ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करते हैं दैट दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड. दे ईदर बिलोंग टू द सेम एंसेस्टर और दे आर द लाइनेजेस ऑफ द सेम एंसेस्टर. वेराज अगर हम बात करें एनालॉगस ऑर्गन्स की, तो एनालॉगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनके स्ट्रक्चर दिखने में तो अलग है, बट वो फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे हैं, तो दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. एनालॉगस ऑर्गन शो करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को. दे डेवलप इन अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म, मतलब इनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल विंग ऑफ बैट एंड विंग ऑफ इंसेक्ट. अगर आप इंसेक्ट के विंग की बात करो या अगर आप बर्ड्स के विंग्स की बात करो, दोनों का ही फंक्शन क्या है? फ्लाइट मेन फंक्शन है, लेकिन दोनों के जो स्ट्रक्चर्स है वो एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट है, सिर्फ उनका फंक्शन सेम है. तो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो गया, मतलब दे आर इवॉल्विंग इन अ वे बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव टू फ्लाई, so they are modified their limbs to fly, but their structures, the structure of their wings are entirely different. They doesn't show any relation to each other. That means they are not evolutionarily related to each other. Homology is the similarities in structures of various related organisms arising from common ancestry. Homology जो है, homologous organ जो है वो common ancestry को दर्शाता है, reflect करता है. Such structures are called homologous organ are the consequence. और ये अब अलग अलग क्यों काम कर रहे हैं? ये हैं तो structures एक ही, लेकिन अब अलग अलग function क्यों perform कर रहे हैं? Due to divergent evolution and enable the organism to carry out different function. Homology represent the consequences of adaptive radiation. Adaptation के time में ये अलग अलग तरीके से adapt होते जा रहे हैं to adapt successfully to their different ecological niches. A classical example is phloem of mammals. तो मैमल्स के फोलेम में क्या होता है? हमारी जो आर्म्स होती है उसमें एक अपर लॉन्ग बोन होती है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमरस. जो हमारी फोर आर्म होती है वहाँ पे 2 बोन्स होती हैं, रेडियस अल्ना. उसके बाद हमारी रिस्ट में 8 बोन्स होती है, दैट इज 8 कार्पल्स. देन 4 रोज होती हैं आगे, उसके आगे मेटाकार्पल्स होती है, फैलेंजेस होते हैं, डिजिट्स होती हैं. स्केलेटल ऑफ पाम और हैंड जो होता है वो ऐसे ही होते हैं. ऐसा ही स्ट्रक्चर हमें नजर आएगा बाकी एनिमल्स में भी, लेकिन उनके जो फंक्शन होंगे वो अलग होंगे. एनालॉगस ऑर्गन्स की बात करें तो ये मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है. इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो सेम है. स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दैट मीन्स दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. अगर ये एक दूसरे से, तो ये कॉमन एंसेस्ट्री को बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करता. ये एग्जाम्पल किसका है? जस्ट इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, दैट दे आर इवॉल्विंग इन अ वन टाइप, इन वन डायरेक्शन, जस्ट टू परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन. कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं क्योंकि जैसे हमने डिस्कस करा विंग ऑफ इंसेक्ट और विंग ऑफ बर्ड्स में, जस्ट बिकॉज टू अकम्प्लिश द फंक्शन ऑफ फ्लाइट. So homologous organs have similarity in structures. They are based on common origin, whereas analogous organs are the organs which perform the same function, but they have different in origin and they do not show any ancestral relationship. With this, we are done with the paper. Thank you for watching and all the best.